नमस्कार। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स 2026 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई कर दिए गए। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, सड़कों से लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस तक सभी जगह उबाल है, शोर शराबा है, हंगामा है, तलवारें खिंच चुकी हैं। समर्थन और विरोध में लोग लामबंद हो गए हैं। राजनीतिक दलों से लेकर छात्र संगठनों तक, जातिगत समूह सभी अपने अपने नजरिए से अपने अपने पक्ष विपक्ष में तर्क दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही शांत, संयत और समझदारी भरे तरीके से इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। बिना उत्तेजित हुए, बिना आक्रोशित हुए, बिना कोई अतार्किक बात किए हुए हम इस पूरे मामले की गहराई तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट 1964, जहां पर यह व्यवस्था की गई कि अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अमेरिका के किसी कैंपस में किसी भी तरीके का भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कोई भी छात्र वहाँ किस तरीके से शिकायत कर सकता है, वहाँ कैसे सभी लोगों के बीच एक बराबरी का व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और वो स्टूडेंट किस तरीके से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जा कर के अपने हक की वाजिब मांग कर सकता है, वहाँ एक पूरी व्यवस्था है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसकी इस जातिगत भेदभाव या दूसरे भेदभाव या काले गोरे रंग के बीच के भेदभाव, नस्लीय भेदभाव या किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को अगर रिड्रेस नहीं किया जाता, दूर नहीं किया जाता, तो वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में उसकी शिकायत कर सकता है, जो कि वहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ग्रांट्स रोक सकता है। उसको प्यूनिटिव एक्शन, कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है और फेडरल गवर्नमेंट तक ये बात जाती है अमेरिका में। इसी के साथ साथ वहाँ पर रिटेलिएशन प्रोटेक्शन के लिए भी लॉ है कि अगर कोई शिकायत करने वाला स्टूडेंट है तो उसके हितों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उसको हर तरीके से अगर कोई भी परेशान करने की कोशिश करता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे स्टूडेंट को जिसने शिकायत की है उसको हर तरीके का प्रोटेक्शन दिया जाता है। ब्रिटेन में भी इस तरीके का एक कानून है जिसको इक्वालिटी एक्ट 2010 कहते हैं। सारी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के ये कानून बने हैं। भारत में दरअसल रोहित वेमुला और पायल, ये दो ऐसी दर्दनाक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिसके बाद पूरे देश में एक बहस शुरू हुई कि भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में जो ये जातिगत आधार पर भेदभाव होता है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या यूजीसी कोई कदम उठा रहा है। हालांकि 2012 में ही यूजीसी ने इस तरीके की गाइडलाइंस, रूल्स बनाए हुए थे जो कि एससी एसटी कम्युनिटी के लिए थे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में रोहित और पायल की ओर से उनकी माताजी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में आबिदी सलीम के द्वारा एक लोकहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि आप कोई कार्रवाई करें, कानून बनाएं। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन इशू किया तो यूजीसी ने इस पर काम करना शुरू किया। इस बीच श्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक पार्लियामेंट्री पैनल, जो पहले से एक स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की है, उसने इस पर विचार किया और उस पर विचार करने के बाद आखिरकार एक फॉर्मेट तैयार हुआ और वो रूल्स के फॉर्मेट को यूजीसी ने 13 जनवरी को नोटिफाई कर दिया, जिसमें कि ये व्यवस्था की गई कि एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस, महिला, वुमेन और दिव्यांगजन, अगर इनके विरुद्ध किसी भी तरीके का
कोई भेदभाव होता है, किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार होता है, तो उन्हें अधिकार होगा कि वो अपनी शिकायत यूनिवर्सिटी कॉलेज जहां वो पढ़ रहे हैं उसके कमिटी के पास जा सकेंगे और उसमें 24 घंटे में कमिटी की मीटिंग होगी, 1 हफ्ते में जांच पूरी होगी, 15 दिन में कार्रवाई होगी, से लेकर के एथिक्स कमिटी, इक्वालिटी कमिटी, स्क्वाड, ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, उस पर मैं बहुत जाना नहीं चाहता। अब इसमें सवाल ये है कि क्या आपत्ति क्या है, मुद्दे क्या है? इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अगर कोई झूठी शिकायत दर्ज करता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अधिकार उस स्टूडेंट के पास है जिसको के झूठे आरोप में फंसाया जाने का काम किया गया था? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि एक समतापूर्ण, न्यायपूर्ण व्यवस्था बननी चाहिए। बाकी सारे इश्यूज किसमें सवर्णों को शामिल क्यों नहीं किया गया, सामान्य वर्ग के लोगों के साथ ये भेदभाव है, अगर आप इन सारे मुद्दे को देखें और समझें तो इस देश में लगभग 40 से 50% के बीच ओबीसी की आबादी है, जो कि अभी कास्ट सेंसस नहीं आया है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर कुछ इसको 40% के आसपास बताते हैं, कुछ 45%, कुछ 50%। हम ये मान लेते हैं कि 40 से 50% के आसपास इनकी आबादी है जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। एससी 16% हैं और एसटी भी कुल मिलाकर के एससी, एसटी, ओबीसी की आबादी 84% के आसपास बनती है। अब सवाल ये उठता है कि ये 84-85% की आबादी पर 15% लोग जो सवर्ण हैं, जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो कैसे अत्याचार कर सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, वो कैसे भेदभाव कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि इन 15% के पास देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा है। मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, बिजनेस में इनकी बड़ी भागीदारी है, इनका बड़ा आधिपत्य है, वर्चस्व है। और एससी एसटी की पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग या तो लैंडलेस हैं या उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत कम हैं। आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म शुरू हुए, तमाम तरीके के उपाय किए गए, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे हैं। और इसलिए ये जाहिर सी बात है कि इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे देश में जातिगत आधार पर भेदभाव होता है और जाति एक सच्चाई है। और यही बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कही गई कि 2019-20 में 173 मामले थे जो इस तरीके की शिकायतों के संबंध में देखे गए थे, लेकिन 2023-24 तक इनकी संख्या बढ़कर 378 हो गई, यानी कुल मिलाकर 118.4% की बढ़ोतरी ऐसे मामलों में देखी गई। अब कई लोग कहते हैं कि अगर इतने करोड़ हमारे देश में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उसमें 378 मामले अगर हो भी गए तो उसका परसेंटेज, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालेंगे तो बहुत कम है। और दूसरी बात कहते हैं कि हमें इस तरीके के कानून की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें इस तरीके के रूल्स की ज़रूरत नहीं थी, किसी ने इसकी डिमांड नहीं की थी। सवाल इस बात का नहीं है कि अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको रेशियो, प्रोपोर्शन में बांटकर, बढ़ाकर या कम करके दिखाएं। सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर कहीं नाइंसाफ़ी है, अगर कहीं पर इनजस्टिस है, अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन है, अगर कहीं पर भेदभाव है, तो वो अगर एक के भी साथ है तो गलत है। वो परसेंटेज, आंकड़े, संख्या मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि नाइंसाफ़ी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी घटनाएं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी तो फिर वो कम है, ज़्यादा है, अपने अपने हिसाब से कोई छात्र छात्राओं के ग्रॉस एनरोलमेंट के आधार पर बताता है कि अगर इतने करोड़ छात्र हैं तो कुल इतनी ही कंप्लेंट्स आई हैं, इसलिए बहुत मायने नहीं रखता, ये बहुत कम है परसेंटेज में,
कोई ये बता देता है कि अरे भाई अगर 173 केस थे 2019 में और 2023-24 में इनकी संख्या बढ़कर 378 हो गई, तो ये तो 118% से ज्यादा हो गए। हम उस आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या इस तरीके का जातिगत भेदभाव हमारे देश में है कि नहीं है। क्या हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपसेस में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता है। तो अगर होता है तो फिर उसको दूर करने की जरूरत है। अगर किसी एक के भी साथ होता है, इसमें संख्या आंकड़े मायने नहीं रखते। अब एक पक्ष ये कहा जाता है कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी के आबादी के अनुसार पूरे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर और वाइस चांसलर की पोस्ट पर कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। उसमें ज्यादातर लोग तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं और इसलिए उनका आधिपत्य है, उनका वर्चस्व है। एससी का एक है प्रोफेसर, एसटी का एक प्रोफेसर और ओबीसी के कुल 5 हैं। बाकी वाइस चांसलर्स की अगर संख्या देखें तो हमारे देश में 5 ओबीसी वाइस चांसलर हैं, एक एससी है, एक एसटी है। बात सिर्फ इस सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन की नहीं है, बात सिर्फ इसकी है कि उनकी संख्या कम है या ज़्यादा है, या मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, ट्रेड में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में अगर उनकी भागीदारी नहीं है, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, वो पर्याप्त संख्या में नहीं है, वो बेहतर स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति को सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे उनको ऊपर लाया जाए, आगे लाया जाए, कैसे उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए, कैसे उनकी हकमारी न की जाए, कैसे जो मुस्तहक हैं, जो बेदखल हैं अपने हक से, उनको उनका हक दिलाया जाए। तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बहुत शांत, बहुत खामोशी, बहुत संजीदगी के साथ हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने देश के नागरिकों के बीच में, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के हों, एक बराबरी, न्याय संगत, तर्क सम्मत और गैर विभाजनकारी, गैर भेदभावकारी व्यवस्था का निर्माण कैसे किया जाए। और जब भी यथास्थितिवाद को बदलने की कोशिश की जाती है, जब भी एक शांत पड़े पानी के जलाशय में कंकड़ मारा जाता है तो लहरें उठती हैं। हमें इन लहरों को, हमें इन पत्थर कंकड़ डालकर जो शांत माहौल में खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने और समझाने की जरूरत है। हाँ, ये बात सच है कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे एससी के साथ हो, चाहे एसटी के साथ हो, चाहे ओबीसी के साथ हो या फिर जनरल कैटेगरी के साथ हो, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कोई भी एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी का हो, अगर फर्जी, गलत या दूषित इरादे से, दूषित मंतव्य से, मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर, निजी व्यक्तिगत कारणों से दूसरे का अहित करना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें इस तरीके के गाइडलाइंस की, इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत है। इसलिए मेरा हर देशवासी से ये अनुरोध है कि हमें बिना राजनीतिक बयानबाजी के, बिना सियासी और मजहबी और जातीय सोच में फंसे, देश हित, समाज हित में ये काम करना होगा और किसी भी तरीके के भेदभाव, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए जो भी कदम, जो भी कुर्बानियाँ, जो भी त्याग, तपस्या या निर्णय लेने की आवश्यकता हो, उसका सहयोग और समर्थन करना पड़ेगा। जय हिंद।